नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शासक की रणनीति की जिसने अपने दौर के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को सीधी चुनौती दी और एक नए युग की बुनियाद रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर वो कौन सी रणनीतियां थीं जिनकी बदौलत एक अकेला इंसान मुगलों और बीजापुर सल्तनत जैसी विशाल ताकतों के सामने डटकर खड़ा हो गया। चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, 17वीं सदी का जो दक्कन था ना, वो एक तरह का बैटलफील्ड था। एक तरफ थी मुगल और बीजापुर सल्तनत की बड़ी बड़ी सेनाएं और दूसरी तरफ थे शिवाजी, जिनके पास संसाधन बहुत ही कम थे। ये एक बहुत बड़ी, मतलब नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती थी। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये जो ताकत का इम्बैलेंस था, एक तरफ बड़े बड़े साम्राज्य थे जिनके पास अनगिनत सैनिक और संसाधन थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवाजी के पास थी रफ्तार, चतुराई और अपने इलाके की ऐसी समझ जो किसी के पास नहीं थी। बस यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई थी। तो सवाल यह है कि शिवाजी ने यह लड़ाई लड़ी कैसे। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि युद्ध के रूल्स ही बदल दिए। उन्होंने पारंपरिक तरीके से लड़ने से साफ इनकार कर दिया और एक ऐसी तकनीक अपनाई जिसे हम गनीमी कावा के नाम से जानते हैं। तो ये गनीमी कावा है क्या चीज? देखिए, ये एक तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर है जिसमें दुश्मन पर अचानक हमला करो, उसे कंफ्यूज करो और फिर तेजी से गायब हो जाओ। जो बड़ी और धीमी सेनाएं होती थी ना, उनके खिलाफ ये एक बेहद बेहद कारगर तरीका था। जरा सोचकर देखिए, शिवाजी की जो सेना थी वो छोटी छोटी एकदम फुर्तीली टुकड़ियों में काम करती थी। वो अचानक से हमला करते, दुश्मन की सप्लाई लाइंस काट देते और इससे पहले कि वो बड़ी सी सेना कुछ समझ पाती, शिवाजी के सैनिक पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और घने जंगलों में गायब हो जाते थे। इसका एक जबरदस्त, मतलब क्लासिक एग्जाम्पल है 1663 का शाइस्ता खान पर हुआ हमला। शाइस्ता खान कौन था? औरंगजेब का मामा और एक बहुत ताकतवर मुगल जनरल। वो 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों के साथ पुणे में डेरा डालकर बैठा था। अब सोचिए ये कितना कितना ऑडेशियस प्लान था। शिवाजी अपने कुछ गिने चुने 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में शहर के अंदर घुसते हैं, सीधे उस लाल महल पर हमला करते हैं जहां खान आराम से सो रहा था, उसे घायल करते हैं और बिना कोई बड़ा नुकसान उठाए वापस भी आ जाते हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, एक साइकोलॉजिकल जीत थी जिसने मुगलों का हौसला पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन देखिए, शिवाजी की स्ट्रैटेजी सिर्फ अटैक करने तक ही नहीं थी। इतने साहसी हमलों को कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत बेस की जरूरत थी। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन सके। 300 से भी ज्यादा किले, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी। और ये किले सिर्फ बचाव के लिए नहीं थे, नहीं, ये जो किले थे, जैसे प्रतापगढ़ हो गया या फिर राजधानी रायगढ़, ये सिर्फ छिपने की जगह नहीं थे, ये तो ऑपरेशंस के हब थे। यहीं से हमले प्लान होते थे, सेना को सुरक्षित ठिकाना मिलता था और रसद भी यहीं जमा होती थी। मतलब उन्होंने इलाके को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और शिवाजी ये बात अच्छी तरह समझते थे कि सिर्फ जमीन पर पकड़ बनाने से काम नहीं चलेगा, समुद्र पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर नेवी बनाई जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम था। तो इस नेवी का काम क्या था? इसका मेन काम था कोंकण कोस्ट को बचाना और यूरोप की ताकतों को चुनौती देना। सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किलों को बेस बनाकर उन्होंने समंदर में भी वही गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई जो वो जमीन पर इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता, उसे चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए। और शिवाजी इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जो उनके विजन को जमीन पर उतार सके। तो उन्होंने बनाया अष्टप्रधान मंडल, मतलब 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। इसे आज की कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं, जहां हर मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट था, फाइनेंस से लेके फॉरेन अफेयर्स तक। ये सिर्फ पद बांटना नहीं था, ये मेरिट पर आधारित एक प्रोफेशनल सिस्टम था जिसने उनके राज को बहुत व्यवस्थित और कुशल बना दिया। तो इतने सालों के संघर्ष, इतनी सारी रणनीतिक जीतों के बाद वो पल आया जब शिवाजी ने अपने शासन को एक फॉर्मल शेप दिया और एक नए संप्रभु यानी सॉवरेन स्टेट की स्थापना की। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। सोचिए, 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करने से लेकर अफजल खान पर वो जबरदस्त जीत, हर एक कदम एक सोची समझी चाल थी। और फिर साल 1674 में ये सफर अपने शिखर पे पहुंचा।
तो रायगढ़ में जो उनका राज्याभिषेक हुआ वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, नहीं, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटमेंट था। इसने एक संप्रभु हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि मिली, जो उनके आजाद शासन का प्रतीक था। तो आखिर शिवाजी की लेगेसी क्या है? उनके दुश्मन उन्हें कैसे देखते थे और उनकी इन रणनीतियों का असर कितना गहरा और कितना लंबा चला? उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे, मुगल बादशाह औरंगजेब, वो फ्रस्ट्रेशन में उन्हें पहाड़ी चूहा कहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स ही ऐसी थीं, अचानक हमला करना और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाना। लेकिन मजे की बात यह है कि औरंगजेब जिसे सिर्फ एक परेशानी समझ रहा था, वही पहाड़ी चूहा और उसकी नीतियां शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थीं। और इसी ताकत के दम पर उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय तक मुगल सत्ता को चुनौती दी। और आखिर में यही सवाल बचता है कि एक ऐसा राजा जिसने अपने संसाधनों की कमी और मुश्किल इलाके जैसी अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, उसकी इस स्ट्रैटेजी से आज की दुनिया में क्या सीखा जा सकता है, यह सोचने वाली बात है।